अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने अपनी बात ख़त्म की थी, वो ऑक्टेंट्स देखे थे और ये भी देखा था कि डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। अभी जो स्टार्ट करना है ये वाला लेक्चर, ये हमने स्टार्ट लेना है डिस्टेंस कैसे, अगर दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्पेस में। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक प्लग है, ठीक है, एक वॉल पे, और साइड पे एक टेबल पड़ा हुआ है जिस पे एक इलेक्ट्रिक आयरन पड़ी हुई है, इस्त्री पड़ी हुई है, और वो जो लेंथ रिक्वायर्ड है वायर की उस प्लग में फिट होने के लिए वो कितनी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी रिक्वायर है उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो प्लग है उसको इलेक्ट्रिक प्लग में लगाने के लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान स्पेस में फाइंड कैसे क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी। अब एग्जांपल दी कि इसी को हम लेके आगे चलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और एक प्लग है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक आयरन को इलेक्ट्रिक प्लग में लगाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक आयरन जिस पॉइंट पे पड़ी हुई है टेबल में वो पॉइंट है क्यू, सपोज कर लिए। अब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ, और सिमिलरली जो प्लग जिस पॉइंट पे लगा हुआ है वॉल पे, जिस जगह पे वो प्लग है, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो है पॉइंट पी, एज्यूम कर लिया। अब पॉइंट पी के मैं कहता हूँ जी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 एंड z1, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक आयरन जिस पॉइंट पे है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस फाइंड करना है p और q का, प्रूफ में नहीं जा रहा मैं कि जो फार्मूला है वो किस तरह प्रूव हुआ है, डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ कि जो डिस्टेंस अगर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करना हो, जैसे कि इस केस में पी एंड क्यू है, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने कंसीडर किए, सपोज किए x1 y1 z1, एंड क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए x2 y2 z2। तो जो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है इन स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर, ये सामने फार्मूला ले पी क्यू, क्योंकि मैंने कंसिडर किया था, जो सपोज किया था अपने केस में वो दो पॉइंट से पी क्यू। अब ये पी क्यू के साथ एब्सोल्यूट का साइन इसलिए लगा हुआ है कि जो डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए एब्सोल्यूट का साइन लगा कि इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो जो डिस्टेंस है पी क्यू, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ये फार्मूला याद रखना है अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी एग्जांपल को रिकॉल करो कि पी पॉइंट था जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक प्लग था और क्यू पॉइंट था जहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन पड़ी हुई थी, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस फाइंड करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अच्छा, अगर किसी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना पड़ जाए, मतलब कि यहाँ पे तो ओरिजिन, जो केस मैंने अभी बताया है, यहाँ पे तो ओरिजिन जो है वो ये पॉइंट है ओ, ठीक है, एक कॉर्नर, लेट्स सपोज एक रूम है तो रूम का कॉर्नर मैंने ओरिजिन कंसीडर किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ से पी और क्यू जो पॉइंट है वो ओरिजिन से एक डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट्स। लेकिन अगर मैंने ओरिजिन से फाइंड करना है, लेट्स सपोज ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, इस ओरिजिन और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये वाला, ये ओरिजिन है और ये क्यू है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0, ठीक है, और क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 z2, ठीक है, ओरिजिन था x1 y1 z1। अब क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे, वो जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे x1 भी जीरो, y1 भी जीरो और z1 भी जीरो, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब ओरिजिन से मैं इलेक्ट्रिक आयरन का अगर डिस्टेंस निकालना चाहूँ सो x2 y2 z2 होगा, क्योंकि मुझे वो अभी पता नहीं है, तो वही फार्मूला है, उसी फार्मूले में x1 y1 और z1 की जगह जीरो पुट करोगे, ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला था, ओरिजिन से निकालना है ये, ठीक है। अब इस फार्मूला में x1 y1 और z1 क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि जो ओरिजिन था, ठीक है, जो पॉइंट क्यू था ओरिजिन पे था, और ओरिजिन मतलब जो पॉइंट क्यू है वो कॉन्साइड कर रहा है ओरिजिन के साथ, यानी ओरिजिन ही पॉइंट क्यू है,
तो x2 y2 z2 जो है वो कंसाइड कर रहा है उस ओरिजिन के साथ, यानी जो पॉइंट हम ले रहे हैं ओरिजिन पे वो ओरिजिन एक ही है। ठीक है, तो 0 0 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो x1 y1 और z1, ठीक है, ये x1 y1 z1, इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, 0। अच्छा, ये एब्सोल्यूट का साइन इसीलिए डला हुआ है कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पॉइंट Q को क्यों x2 y2 z2 कंसीडर किया है, और लास्ट टाइम जो हमने देखा था पॉइंट P को x1 किया है, तो आप जो पॉइंट P है उसको x2 y2 कर लो, और पॉइंट Q को जो है वो x1 y1 कर लो, या पॉइंट Q को x1 y2 y1 एंड z1 कंसीडर कर लो, और पॉइंट P को, मतलब आप अल्टरनेटिवली कुछ भी कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट जो है उसको पॉजिटिव कर देगा, आंसर नेगेटिव आएगा, जस्ट फर्क ये पड़ेगा कि जो आंसर आएगा ओवरऑल वो नेगेटिव आएगा, और जो एब्सोल्यूट साइन है उस आंसर को पॉजिटिव कर देगा। तो वो कोई मसला नहीं कि आप जो नोटेशन यूज करते हो x1 y1 वो किसके लिए करनी है, पॉइंट P के लिए करनी है, पॉइंट Q के लिए करनी है, किसी के लिए भी कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, सिर्फ आंसर जो है उसमें जो है वो नेगेटिव आना है, और नेगेटिव साइन ये एब्सोल्यूट की वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगा। अब ओरिजिन को x1 y1 z1 लिए, और जो पॉइंट Q है, क्योंकि मैं उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, उसको x2 y2 z2 लिए। ठीक है, ओरिजिन को आप x2 y2 z2 कर सकते थे, और उस पॉइंट को x1 y1 z1 भी कर सकते थे। ठीक है, तो अगर ओरिजिन को x2 y2 z2 करते तो x2 और y2 और z2 की जगह आप 0 पुट कर देते, क्योंकि अब ओरिजिन को मैंने कंसीडर किया x1 y1 z1, तो इस फार्मूला में x1 y1 z1 फैक्टर 0 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे है वो मेरा पॉइंट। तो जो मेरे पास आंसर आएगा फाइनल वो ये है कि ओ पी, क्योंकि अब मैं ओरिजिन से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो जब भी आपने ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फार्मूला यूज करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। और अगर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है स्पेस में, तो ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला, और ये ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है उसका फार्मूला। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 5 माइनस 4 एंड 8 2 माइनस 6। मैंने बताया था किसी को भी x1 y1 z1 ले लो, और किसी पॉइंट को जो है वो x2 y2 और z2 से क्या कहते हैं उसकी नोटेशन ले लो, कोई मसला नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में मैं ये ले लेता हूँ x1 y1 z1, ले लेता हूँ x2 y2 z2। तो दो पॉइंट्स के दरमियान फार्मूला क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर। x2 क्या है मेरे पास, मेरे पास x2 ये 8 है। ठीक है, 8 माइनस x1 क्या है 2 माइनस 2 होल स्क्वेयर, सिमिलरली प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वेयर। तो ये सॉल्व करोगे तो जो डिस्टेंस आएगा दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो 7 आएगा। अगर यूनिट गिवन नहीं है तो आपने आगे सिंपल लिख देना यूनिट्स मेंशन करना है। अगर यूनिट गिवन है मीटर में सेंटीमीटर में या एफपीएस यूनिट गिवन है तो फिर आगे आपने वही यूनिट लिखनी है। लेकिन अगर यूनिट गिवन नहीं है तो आंसर में आपने यूनिट्स मेंशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 यूनिट्स लिखोगे, ये अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स इसमें से डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो सिंपल ये फार्मूला जो था x2 माइनस x1 वो आपने इसमें यूज करना है और ये वैल्यूज पुट कर देनी है, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव करना है दैट द पॉइंट, ये एक पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट गिवन है और ये तीसरा पॉइंट गिवन है। प्रूव ये करना है कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ज्योमेट्री में
इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड जो हैं उनकी लेंथ सेम हो। ठीक है, मतलब ये कि ये एक ट्रायंगल है, मैं इसको इसकी नोटेशन ये कर रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, अगर ए बी की लेंथ ये 5 है सेंटीमीटर, लेट्स सपोज बी सी भी 5 है, ए सी भी 5 है। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ सेम हो, ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विएंगुलर भी होती है। इक्विएंगुलर का मतलब ये होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, इंटरनल एंगल्स। ठीक है, इसको कहते हैं इक्विएंगुलर। इक्वी मीन सेम, एंगुलर मीन सेम एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एंगल भी सेम होते हैं। तो जो इक्वी, क्योंकि सम ऑफ जो इंटरनल एंगल होते हैं ट्रायंगल के वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। सो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ये सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तमाम जो साइड्स है उनकी लेंथ सेम होती है और इक्वी एंगुलर होते हैं, सेम एंगल होता है। सो जो इंटरनल एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ये कॉन्ग्रुएंट है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड आर इक्वल टू 60 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, सेम एंगल, हैविंग सेम एंगल, अ ट्रायंगल हैविंग सेम एंगल उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल जो होता है इसका इंटरनल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। अब बात करते हैं, क्योंकि इस प्रूफ हमने ये करना था कि ये जो पॉइंट्स गिवन है दे आर द वर्टिसेस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो गया, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, जो ट्रायंगल का कॉर्नर होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स, ये ट्रायंगल है, ये कॉर्नर पॉइंट ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। सो एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं, पेंटागन के 5 वर्टिसेस होते हैं, हेक्सागन के 6 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्नर होता है ट्रायंगल का उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। स्क्वायर में जो स्क्वायर का कॉर्नर है उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो हर ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, एवरी ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस। तो जो कॉर्नर है ये वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हमने प्रूफ करना था जो पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स -2 4 -3 4 -3 -2 और -3 -2 4, ये क्या है, दे आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बताया, कंडीशन बताई थी कि एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तब होगी जब तीनों साइड्स इक्वल हो। तो सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हम तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये है ना ए बी सी। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो मुझे पॉइंट गिवन है ये ए, ये पॉइंट गिवन है ये बी है, ये पॉइंट जो गिवन है ये सी है, यानी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के भी गिवन है, बी के भी गिवन है, सी के भी गिवन है। तो मैंने बताया था कि लेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो ए बी का डिस्टेंस, ए बी की लेंथ क्या होगी, उसका डिस्टेंस होगा ना, ए से बी तक का डिस्टेंस। सो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं। सो ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, कैसे, वही फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर अंडर रूट, वो फार्मूला लगाना है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये ए है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब ए बी सी, पहले मैंने ए और बी का डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला, किसी को भी x1 रख लो, ए को x2 रख लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो आंसर जो है पॉजिटिव आ जाए। तो ए बी का आंसर आ गया मेरे पास √86।
अब मैंने ए सी डिस्टेंस निकाल लिया वही फार्मूला लगा के, ए सी कह लो, सी ए कह लो, ठीक है, वो भी कितना आ गया √86। लास्ट में मेरा बच गया बी सी, ये डिस्टेंस निकाला वही फार्मूला लगा के, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर अंडर रूट, वो भी क्या है √86। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो डिस्टेंस हैं या तीनों जो लेंथ्स हैं वो सेम है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की डेफिनेशन यही थी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी सेम लेंथ हो तमाम साइड्स की। तो अब तीनों साइड्स की लेंथ सेम आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रूव हो गया कि जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। ठीक है, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ए बी, whether the points form a triangle or not। क्वेश्चन पार्ट ए है, पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट सी गिवन है। ठीक है, तीन वर्टिसेस हैं बेसिकली ट्रायंगल के, वो गिवन है, कॉर्नर्स है ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। प्रूव ये करना है कि ये एक ट्रायंगल बनाते हैं पॉइंट्स या नहीं। बेसिकली ये तीन पॉइंट्स जो है ये ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, यानी ये प्रूव करना है। अब एक होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या होता है, ये चीज़ पहले या ध्यान में रखनी है, फिर इस क्वेश्चन में आना है। ट्रायंगल का इनइक्वालिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स को सम किया जाए, ठीक है, उसका सम जो है ना मस्ट ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, तो वो जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब ये लेट्स सपोज ये कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी दो साइड्स ले लो, लेट्स सपोज ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, किसी भी दो साइड्स को लो और उनको सम करो। मैं लेता हूँ ये वाली साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, इन दोनों की लेंथ को सम किया, क्या आ गया 8। इन दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर देन 2। ओके हो गया। अब मैं ले लेता हूँ कोई और दो साइड्स ले लेता हूँ। अब मैं लेता हूँ एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इनको सम किया, आंसर क्या आया 7। थर्ड साइड क्या आती 3, तो 7 इज ग्रेटर देन 3। ओके हो गया। अब मैं ये वाली दो साइड ले लेता हूँ, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 का सम क्या है 5, लेकिन 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 और ये यानी कि जो दो साइड्स है उसका सम थर्ड साइड के सम के इक्वल आ गया। लेकिन ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन ये है कि जो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इट मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो यही चीज़ मैंने प्रूव करनी है कि ये जो मुझे पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, ठीक है। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन आएगी ना, जैसी अब मेरी ये कंडीशन आ गई है, इस सूरत में ये ट्रायंगल बनेगी नहीं, ये क्योंकि मैंने एज्यूम किया था तो इस वजह से मैंने ट्रायंगल बना दी है। इस तरह ये ट्रायंगल बनती ही नहीं। ठीक है, जब दो साइड्स का सम अगर ग्रेटर ना हो थर्ड साइड से, तो वो ट्रायंगल बनती ही नहीं है। ठीक है, वो तीन पॉइंट्स मिलके आपस में ट्रायंगल नहीं बना रहे होते। ठीक है, ये समझाने के लिए किया था कि दो साइड्स को सम करो तो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए उनकी लेंथ का सम। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। अब मेरे पास तीन पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं। तो कैसे प्रूव होगा कि दो साइड्स को मैं लूंगा और उनका सम करूंगा, वो तीसरी साइड के सम से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है मेरी, आपने ये चेक करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सो वेरीफाई करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी यानी डिस्टेंस ए बी जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी प्लस दूसरी साइड का
इट शुड बी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, सिमिलरली बी सी प्लस ए सी इट शुड बी ग्रेटर देन ए बी। सिमिलरली ए सी प्लस ए बी इट शुड बी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, ये तीन चीजें, 1 2, ये हमने चेक करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो 2 साइड्स लेनी है, उनको सम करना है और तीसरी साइड जो लेंथ है उसके साथ कंपेयर करना है। अगर 2 साइड्स का सम ग्रेटर आ रहा है तीसरी जो साइड है उसकी लेंथ से, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, ये जो मुझे पॉइंट्स गिवन है मैंने पहले तो डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकाल लिया, ए बी वही फार्मूला लगाया, अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, मेरे पास डिस्टेंस आया 3.46। फिर बी सी निकाला, क्वेश्चन 1 कह रहा हूँ, फिर ए सी निकाला। ठीक है, फिर ये तीनों कंडीशंस लगाई, उसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या हुआ, ये तीनों कंडीशंस लगाई। पहली थी ए बी प्लस बी सी, ए बी किसके इक्वल आया 3.4, बी सी किसके इक्वल है 6.4। सो ए बी प्लस बी सी कितना हो गया 6.4 प्लस 3.4, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 9.8 के इक्वल। और ये इट शुड बी ग्रेटर देन ए सी कितना है 7। ओके है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि इन दोनों का सम था 9.8 और थर्ड साइड थी 7। सो 9.8 इज ग्रेटर देन 7। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी बी सी प्लस ए सी, बी सी किसके इक्वल था 6.4, ए सी किसके इक्वल है 7। सो 7 प्लस 6.4 कितना हो गया 13.4। इट शुड बी ग्रेटर देन ए बी किसके इक्वल है 3.4 के। सो वो ग्रेटर हो गया, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन थी ए सी प्लस ए बी, ए सी किसके इक्वल है 7 के, ए बी किसके इक्वल है 3.46 के। सो 7 प्लस 3.464 10.464, इट शुड बी ग्रेटर देन बी सी, बी सी की लेंथ क्या है 6.4। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन पॉइंट्स थे, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स थे, ये मिल के आपस में एक ट्रायंगल बनाएंगे। या दूसरे अगर मैं वे में बात करूं तो ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इसमें हमने प्रूव करना था, ये जो मैंने 3 कंडीशंस लिखी हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, कि जो 2 साइड्स है उनका सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, उनकी लेंथ का सम, जो डिस्टेंस है 2 साइड के दरमियान या जो लेंथ है 2 साइड्स की, उनका सम जो है वो थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है। सिमिलरली पार्ट बी जो है उसमें भी यही चीज़ करनी है कि आपने ये तीनों निकालने हैं डिस्टेंस, और आपने ये जो है ना 3 कंडीशंस देख लेनी जो मैंने लिखी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ मैंने बताई है वही वैसे ही करनी है। सिमिलरली पार्ट 2, अब इस ये जो आप सेकंड पार्ट करोगे, इसका सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में वो चीज़ प्रूव नहीं हो रही, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम जो है वो प्रूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब देखोगे तो एक साइड जो है, मतलब 2 साइड्स, उसका सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो गिवन पॉइंट्स हैं, वो एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की क्या शर्त होती है, ये पॉइंट 3 गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी 2 साइड्स के का सम और उनके का स्क्वायर और उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ये एक ट्रायंगल है, और इसके अलावा जो एक एंगल उसमें 90 डिग्री होता है। मतलब ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये बेस है, ये उस परपेंडिकुलर। ठीक है,
राइट एंगल जो ट्राइंगल है वो क्या कहती है, जो स्क्वायर है हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ए सी, उसका स्क्वायर पढ़ा था ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है मेरे जो क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। और इसके अलावा जो है एंगल जो है 90 डिग्री भी होता है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। खैर मैंने सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि जो पॉइंट्स मुझे गिवन है, ठीक है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर, वो बाकी दो जो डिस्टेंसेज हैं यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है। सिमिलरली यही फिगर बनी रहे, पॉइंट ए आपका ये हो गया, पॉइंट बी आपका ये हो गया, पॉइंट सी आपका ये। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले ए बी फाइंड करना है, वही फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए तो वो अंडर रूट दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा, तो जो अंडर रूट है और वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है जी, ए सी स्क्वायर इक्वल है 9 के। ठीक है, तो ये जो ए सी स्क्वायर का आंसर आया ये इक्वल आया 9 के इक्वल। ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का आंसर आया 3 और ए बी स्क्वायर का आंसर आया 6। सो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और ये भी 9 था, यानी कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो जो गिवन पॉइंट्स हैं दे बेसिकली ए बी एंड सी दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही मैंने प्रूव करना। ठीक है, तो क्या करना है, अच्छा ये जो कैसे कैंसिल आउट हुआ, ए बी किसके इक्वल था, ये था ना x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस सो ऑन, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये फिगर आपने इसमें स्टार्ट में कंसीडर की, ए पॉइंट बी पॉइंट सी। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर इसके इक्वल आ गया तो ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। सिमिलरली नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। वर्टिसेस क्या थे, कॉर्नर। सो स्क्वायर के वर्टिसेस है या नहीं, क्या कैसे पता लगेगा, अगर चारों जो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो सिंपल आपने ए तमाम साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है, अगर वो इक्वल आती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के बेसिकली वर्टिसेस है। ठीक है, ये स्क्वायर की फिगर बना लेते हैं, ये स्क्वायर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट, ठीक है, ए बी जो डिस्टेंस आएगा वो ए सी के इक्वल आएगा, वो सी डी के इक्वल आएगा और बी ए के इक्वल आएगा, यानी सब डिस्टेंस सेम आएगा। तो ए बी डिस्टेंस निकाला 3, बी सी 3, सी डी 3, डी ए 3, चारों डिस्टेंसेस क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है स्क्वायर के लिए, एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, ठीक है, प्रूव करने के लिए कि ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के या नहीं, वो मैंने बता दी कि ये चारों साइड्स का सम क्या होगा, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी। तो लेंथ निकालने का वही तरीका, डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान फार्मूला गिवन है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और स्पेस में जो फार्मूला था वो। अच्छा एक और जो चीज़ होती है स्क्वायर में, आपने एंगल निकालना होता है।
ठीक है, स्क्वायर का ये होता है कि तमाम साइड्स की लेंथ भी सेम होती है और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल क्या बन रहा होता है 90 डिग्री, हर साइड का इंटरनल एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। ऑल एंगल्स 90 डिग्री के equal होते हैं, ये है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, पहला प्रूफ तो मैंने कर लिया कि सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो, जो सम ऑफ ऑल साइड कह रहा हूँ, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स जो है वो निकाल ली और वो इक्वल आ गई। अब मैंने प्रूव करना है कोई भी एक एंगल में निकाल लेता हूँ, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल है तो मेरा मजीद वेरीफाई हो गया कि ये एक स्क्वायर ही है, ये जो वर्टिसेस गिवन है ये स्क्वायर के गिवन। अब वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ, वही जो फिगर थी जो मैंने स्टार्ट में बनाई थी, ABCD, इसके थ्रू मैंने वो प्रूव कर लिया कि 333 यूनिट्स आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डायगोनल ले लिया BC, एक डायगोनल जनरल लाइन लगा दी BC, और मैंने ये कंसीडर कर लिया एक ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैं साइड पे बना लेता हूँ। मैंने ये एंगल निकालना है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये यहाँ पे कैसे हुआ है जो मैं बता रहा हूँ वो करो, उसने जो शो किया नोटेशंस डिफरेंट ली हुई। अब ये एंगल निकालना है, एंगल डी निकालना है मैंने, उसने एंगल बी किया है, उसने बी नीचे लिख दिया, मैंने ऊपर लिख दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, एंगल डी निकालना है। ठीक है, एंगल डी निकालना है, वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये फाइंड करना है। अच्छा, अभी याद करो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने बताया था कि एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उस वक्त होगी एक ट्रायंगल जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंपल ये चेक करने के लिए, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चेक करने के लिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, स्क्वायर में भी यही मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यही ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, BC, अब BC सबसे पहले निकालूंगा। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालूंगा BC पहले, क्योंकि मैंने बाकी डिस्टेंस निकाल लिए थे, BC नहीं निकाला था। BC भी वैसे निकालूंगा अंडर रूट वो फार्मूला लगा के। फिर उसके बाद जो BC का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, BC का जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर, अगर BC के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस BD डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस CD डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये एंगल D जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज़ मैं जब फाइंड करूंगा तो ये मेरा इक्वल ही आएगा। जब आप करोगे ना सॉल्व, आपने क्या करना है, BC डिस्टेंस निकाल लिया, जो डिस्टेंस आया उसका स्क्वायर ले लिया, CD आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था, सिमिलरली BD भी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था, इनका भी आपस में आपने स्क्वायर ले लिया। सो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों को जब सम करोगे अगर ये इसके इक्वल आ गया BC स्क्वायर के इक्वल, तो इसका मतलब ये कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, ये स्क्वायर है, यानी जो पॉइंट्स गिवन है ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन होती है जिसकी 4 एजेस होती हैं या 4 वर्टिसेस होते हैं जिसके। ठीक है, स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि स्क्वायर की 4 एजेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं। इसके अलावा पैरालेलोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा क्या कहते हैं, रंबस एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजॉइड क्वाड्रिलेटरल है, काइट क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 4 एजेस हों या 4 वर्टिसेस हों उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरालेलोग्राम, रंबस, ट्रेपेजॉइड, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। सो स्क्वायर जो है हमने यहाँ पे यही प्रूव करना था कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर है। ठीक है, जो गिवन पॉइंट्स मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है कि साइड, तमाम साइड्स की लेंथ सेम होती है, और सेकेंडली एंगल जो होते हैं सारे वो इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव कर दिया है। पहले हमने क्या किया, इसमें सिंपल तमाम साइड्स की लेंथ निकाली, वो सेम आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया,
वहाँ से मैंने जो है प्रूव किया इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको मतलब का रूल लगाया कि जो बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर इनका सम इक्वल आ जाए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसका वो जो एंगल था वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने यही प्रूव करना था, तो वो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो गिवन पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज है, ये भी असाइनमेंट का पार्ट है 33.2, ये जितने क्वेश्चन दिए मैंने। इसके बाद एक लाइन सेगमेंट है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दूं और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो उसका क्या मेथड है। मतलब ये इन सिंपल वे अगर मैं बात करूं, ये एक लाइन थी ए बी, ठीक है। इस लाइन को मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। लेट्स सपोज ये पॉइंट है आर। अब ए बी लाइन को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक रेशो में डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई लेंथ होगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई लेंथ होगी, ठीक है। एक रूम है बड़ा, उसमें पार्टीशनिंग कर दो, एक दीवार बीच में खड़ी कर दो, तो उस रूम को आपने डिवाइड कर दिया दो डिफरेंट रूम में। इसी तरह एक लाइन को अगर डिवाइड करना हो, ठीक है, तो अच्छा डिवाइड आप दो तरह से कर सकते हो, एक एक्सटर्नली भी और एक इंटरनली भी। यानी उस लाइन के दरमियान से अगर आप उसको कट करोगे, उस लाइन के दरमियान कोई पॉइंट फाइंड करोगे, वो इंटरनली है, और अगर उस लाइन के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट फाइंड करोगे, वो एक्सटर्नली है। वो भी बताता हूँ। अब ए और बी पॉइंट है, एक लाइन थी, ठीक है, इस लाइन को डिवाइड कर दिया मैंने। अब ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, लेट्स सपोज। तो ये जो मैंने डिवाइड किए हैं, जिस पॉइंट पे मैंने डिवाइड किया, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, अब ये हमने पढ़ना, ठीक है। ये आर है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ देखनी है। अच्छा, सबसे पहले वो देखने से पहले ये चीज़ देख लो कि एक लाइन सेगमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट थी ए बी। अब इसको मैंने इंटरनली डिवाइड किया बाय पॉइंट सी, इसको कट कर दिया, किसी पॉइंट पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इस साइड पे कोई लेंथ होगी ए से सी तक, और एक सी से बी तक कोई लेंथ होगी, ठीक है। एक रेशो में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज ये ए से सी तक लेंथ 2 है, सी से बी तक 1 है, टोटल 3 थी, यानी 3 मीटर लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया बाय पॉइंट सी। तो किस रेशो में डिवाइड किया, 2:1। 2:1 में डिवाइड किया ना, कि ए से सी तक लेंथ 2 है और सी से बी तक क्या होगी, 2। सिमिलरली एक्सटर्नली कैसे डिवाइड होता है, ये ए बी लाइन सेगमेंट थी, उसको एक्सटर्नली मैंने डिवाइड किया, कहीं बाहर कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, कहीं बाहर एक पॉइंट लिया, उसके इन बिटवीन कोई पॉइंट नहीं लिया, तो ये होता है एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको एक्सटर्नली डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब जिस तरह उस केस में ये लेट्स सपोज अगर मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं, ए से सी तक एल रेशो है और ये एम रेशो है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया एल रेशो एम में। ये ए से सी तक यहाँ पे ये एल रेशो थी, और बी से सी तक एम रेशो, ठीक है। तो ये जो न्यू पॉइंट है एक्सटर्नली पॉइंट सी डैश, ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन नहीं है, आउटसाइड है। तो इसलिए इसको मैं कहूँगा लाइन सेगमेंट ए बी को मैंने एक्सटर्नली डिवाइड किया है बाय पॉइंट सी बार, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी को मैंने इंटरनली डिवाइड किया है बाय पॉइंट सी। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये एक स्पेस में दो पॉइंट्स थे, ठीक है, एक पॉइंट था पी, एक पॉइंट था क्यू, जो ये सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था। अब एक आर एक ऐसा पॉइंट है जिसने इस पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड किया, और किस रेशो में डिवाइड किया है, एल रेशो एम में डिवाइड किया है।
मतलब P से R तक का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये L है, और ये R से Q तक का जो डिस्टेंस है ये M। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये R से P तक यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये L। तो इंटरनली डिवाइड किया है, यानी पी क्यू के इन बिटवीन एक पॉइंट लिया है आपने। ठीक है, सो ये जो पी क्यू लाइन है, आर जो है पॉइंट एक आर जिसने इस पी क्यू लाइन को डिवाइड किया है और इंटरनली डिवाइड किया है, पी क्यू लाइन के इन बिटवीन वो पॉइंट है। और ये पी से आर तक का जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये एल है, और ये आर से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये एम है, यानी इन रेशो एल रेशो एम डिवाइड किया इंटरनली। अब जो लेट्स सपोज जो पी के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसके अलावा कोऑर्डिनेट जो क्यू पॉइंट के थे वो कितने थे x2 y2 z2। ठीक है, अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने इस r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये जो r था, यानी जो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उस लाइन पी क्यू को, इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली मैंने फाइंड करने हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मैं फाइंड करूंगा, अब इस पॉइंट P से आपने क्या किया, पॉइंट P R और Q से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, आपने ये किया, ये P से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन जो आ रही है सीधी नीचे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P पॉइंट से। सिमिलरली R पॉइंट से ड्रॉ किया, सिमिलरली Q पॉइंट से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन, तो ये आपने एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई प्लेन, इस प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो ना परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट क्या किया, आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि इस ओ एक्स लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। यानी ये आपने पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एल, आर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन तक, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट एम तक। अब आपने ये किया, ये एम से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ओ एक्स को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। सिमिलरली एन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसको पॉइंट आर को ओ एक्स पे कट कर रहा है एट पॉइंट सी। सिमिलरली आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि जो इस पॉइंट को कट कर रहा है, ओ एक्स लाइन को कट कर रहा है एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ओ एक्स पे किसी ना किसी पॉइंट पे वो उसको कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, तो सिंपल क्या था, पी क्यू लाइन थी, एक इंटरनली आपने पॉइंट लिया आर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, हमने सबसे पहले क्या किया, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, पॉइंट आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ये जो ओ एक्स आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पी जो ए पे कट कर रहा है, यहाँ पे सी पॉइंट पे, और यहाँ पे पॉइंट बी पे कट कर रहा है। अब ए सी किसके इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए सी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है ओ सी माइनस ओ ए, ऐसे ही है। यानी ये ओ सी, ओ से सी तक का डिस्टेंस, उसमें से ओ से ए तक का डिस्टेंस माइनस कर, तो मेरे पास क्या डिस्टेंस आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अब लेट्स सपोज ओ से सी तक का डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है एक्स, ओ से सी तक का डिस्टेंस, और ओ से ए तक का डिस्टेंस
यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये है x1 और ये है x। मैंने क्या फाइंड करना है, ए सी किसके इक्वल था, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी किसके इक्वल था x और ओ ए किसके इक्वल था x1। ठीक है, सो ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस x1। ठीक है, मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज ये x है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है x1। सो x माइनस x1 किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। मैंने ये डिस्टेंस फाइंड किया। सिमिलरली जो आपके पास डिस्टेंस है बी सी, ये बी सी वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ये किसके इक्वल आएगा, ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, ओ बी माइनस ओ सी के इक्वल आएगा। अब ओ बी किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है लेट्स सपोज, और ओ सी मैंने किसके इक्वल लिया था, x के इक्वल लिया था। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस x2 के, x2 माइनस x के इक्वल आ जाएगा। अब ए सी को डिवाइड किया बी सी के साथ, ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, दोनों की रेशो ली। सो ए सी किसके इक्वल था, ए सी जो है ये ए सी एल एन के इक्वल था। ठीक है, ये जो ए सी है ये इसके इक्वल है, एल एन के इक्वल है, पैरेलल है। सिमिलरली ये जो बी सी है ये एन एम के इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू एल एन डिवाइड बाई एन एम। अब सिमिलरली ये जो एल एन है ये इसके इक्वल है, ये जो एल एन है ये इस पी आर के इक्वल है, पैरेलल है। और ये जो एन एम है ये आर क्यू के इक्वल है, यानी ये आर क्यू इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू बी सी। सिमिलरली पी आर इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों सेम है। सो ए सी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू एल एन डिवाइड बाई एन एम, अभी बताया, इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई आर क्यू इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एम। और हमने पी से आर तक का डिस्टेंस मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो पी से आर तक का डिस्टेंस है वो एल है, सपोज किया था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो लिया था यहाँ तक का एम। सो सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू स्मॉल एल, बी सी इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एल। ठीक है, तो ये चारों जो डिस्टेंस हैं ये आपस में क्या है, सेम है। अब ये करना है, अब चीज ये है कि अब ऊपर मैंने ए सी फाइंड किया हुआ है, ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है एक्स माइनस एक्स वन के। सिंपल, ये जो भी ऊपर मैंने फाइंड किया था इसको इसकी जगह इक्वेट कर दिया। सिमिलरली बी सी जो है वो ये फाइंड किया था एक्स टू माइनस एक्स के, यहाँ पे उसकी जगह वो इक्वेट कर दिया, एल डिवाइडेड बाई एम। सिंपल ये किया, ए सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, बी सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए सी की जगह ये पुट कर दिया एक्स माइनस एक्स वन, और बी सी की जगह पुट कर दिया एक्स टू माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल था, एल डिवाइडेड बाई एम के इक्वल। अब ये किया कि ये एम और ये एल ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, या इसको मतलब ये है कि इसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से सॉल्व ऐसे करना है कि एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है वो एक साइड पे ले आओ, और जो बाकी टर्म्स है वो एक साइड पे ले जाओ। ठीक है, ये एम एक्स और एल एक्स ये एक साइड पे आ जाएंगे, एम एक्स प्लस एल एक्स हो जाएगा, और वो इस साइड पे चला जाएगा, एल एक्स टू माइनस एम एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा l प्लस एम, और वहाँ पे वही चीज़ रहेगी और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो किसके इक्वल बनेगी, एल एक्स टू माइनस एम एक्स वन डिवाइडेड बाई एल प्लस एम। ये अभी सिर्फ आया है x कोऑर्डिनेट, वो जो पी क्यू को r डिवाइड कर रहा था ना एक l रेशो m में, उसका x कोऑर्डिनेट जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, इस फार्मूला से।
सिमिलरली सेम चीज़ अगर हम वही काम ओ वाई और ओ जी पे करें रिस्पेक्टिवली, तो y जो कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला ये है और z जो कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला ये। ठीक है, सो x y z अगर वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो एल रेशो एम, एल और एम की फॉर्म में मैंने लिया था, तो वो जो आपके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे एक्स वाई जी, वो फार्मूला सामने लिखा हुआ। तो फाइनल फॉर्म जो बन गई वो ये बन गई कि उस आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला यूज़ होगा, अभी मैं बता चुका हूँ, दो चीज़ें थी ना। ये फार्मूला यूज़ होगा जब अभी मेरे केस में जो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि उस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे थे इन द रेशो एल रेशो एम। ठीक है, इंटरनली उसको डिवाइड किया था ना इस पॉइंट ने, पॉइंट आर ने, किसको, पॉइंट पी क्यू को, इन रेशो एल रेशो एम। ये फार्मूला है जब इंटरनली डिवाइड करेगा एल रेशो एम में। अच्छा, अगर लेट्स सपोज एक्सटर्नली डिवाइड करता पी क्यू, यही काम एक्सटर्नली वो उसको डिवाइड करता, यहाँ पे तो इंटरनली डिवाइड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा था। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता, ये पॉइंट आर पी क्यू लाइन पे ना होता है, आउटसाइड होता किसी भी जगह, तो फार्मूला ये हो जाता। तब जो एक्स कोऑर्डिनेट था, सिंपल साइन चेंज होगा, यहाँ पे पहले प्लस प्लस था, यहाँ माइनस माइनस हो गया। ये प्लस प्लस था इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली के लिए माइनस माइनस। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशो एल रेशो एम, वो ये फार्मूला। और अगर इंटरनली करेगा, वो जो ऊपर फार्मूला दिखाया है इंटरनली का, ठीक है, ये दो डिफरेंट फार्मूले के बारे में पता हो और दोनों का पता हो कौन सा कब यूज़ करना है, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। और ये जो है फार्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये दो हैं फार्मूले। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पी क्यू एक्सटर्नली, और वो था द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पी क्यू इंटरनली इन द रेशो एल रेशो एम। अच्छा, अगर इंटरनली पी क्यू को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट पे, उसके मिड पॉइंट पे, तब फार्मूला सिंप्लीफाइड हो जाता है। सिंप्लीफाइड कैसे हो जाता है, लेट्स सपोज ये जो है, ये जो चीज है, ये तो उसको एल रेशो एम में डिवाइड कर रही है ना, पॉइंट आर यहाँ पे कहीं पे, एल और एम रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर पॉइंट आर इनके सेंटर में हो, पी और क्यू के सेंटर में हो, तो अगर पी और क्यू के सेंटर में आर होगा कहीं पे जो पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है और उनके मिड पॉइंट पे होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, एल किसके इक्वल हो जाएगा, एम के इक्वल। यहाँ पुट करो ना, एल की जगह एम पुट करो, तो जब पुट करोगे तो एक ही चीज ये करके बताता हूँ, बाकी उसी तरह होगा। एल एक्स टू था, एल इज इक्वल टू एम, मैं यहाँ पे मैं एल की जगह एम पुट कर देता हूँ, एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम, एल की जगह एम पुट कर दिया, एम प्लस एम, तो ये एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, एम यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बच गया, एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय टू एम प्लस एम टू एम कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू। यानी कि अगर मिड पॉइंट पे हो वो चीज, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, वो पी क्यू के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, आगे वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई टू उसका जी कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट में फार्मूला सिंपल सिंपल हो जाता है। अगर वो मिड पॉइंट पे नहीं है
तो आपको ये वाला फार्मूला एक्सटर्नली के लिए और ऊपर वाला इंटरनली के लिए यूज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the point in the ratio 2:1 internally। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल क्या पूछ रहा है कि अच्छा, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट, लेट्स सपोज ये पी पॉइंट ये गिवन है, ये उसी लिहाज से चलते हैं जो हम कन्वेंशन लेके आ रहे थे। ये पॉइंट क्यू गिवन है। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है जो इस पी क्यू को जो है वो डिवाइड कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है, यानी यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा, इंटरनली कहीं भी पॉइंट हो सकता है। ये आर जो है ये फाइंड करना है मैंने, और वो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 2:1। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा फार्मूला था वो क्या कहता था, एल रेशो एम में डिवाइड कर रही थी। सो यहाँ पे मेरे केस में जो एल है वो क्या है, 2, और 1 क्या है, एम। ठीक है। अब सिंपल वही फार्मूला यूज करना है आपने। अब यहाँ पे जो फार्मूला आपने यूज करना है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वो इंटरनल वाला यूज करना है, और इंटरनली फार्मूला क्या था, LX2 प्लस MX1 डिवाइडेड बाय L प्लस एम, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। वाई कोऑर्डिनेट के लिए था LY2 प्लस MY1 डिवाइडेड बाय L प्लस एम, और जेड कोऑर्डिनेट के लिए था LZ2 प्लस MZ1 डिवाइडेड बाय L प्लस एम। ठीक है, वो प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। सिंपल फार्मूला यूज किया। अब ये क्या है आपके पास, पॉइंट पी जो है ये लेट्स सपोज ये जो है ना पॉइंट पी वाले जो है वो x1 है, y1 और z1, और ये जो पॉइंट q है ये x2 y2 z2। मतलब ये जो गिवन है पी पॉइंट ये x1 है, y1 है और z1 है, और ये जो q का गिवन है ये क्या है, x2 y2 z2 है। ठीक है, तो सिंपल आपने वो फार्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, वो फार्मूला यूज किया तो आंसर क्या आया, -2, 2 और -3। कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो फार्मूला था ये पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, क्योंकि उसने बता दिया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो डिवाइड कर रहा है उसको इंटरनली, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एक्सटर्नली। अब वो एक्सटर्नल केस है। ठीक है, सिंपल वही है, एल रेशो एम गिवन है, एक्सटर्नली फार्मूला यूज होगा ये एक्सटर्नल वाला, ये वाला फार्मूला, ये जो गिवन है करोलरी 1 फार्मूला जो है, ठीक है, ये वाला यूज होना है। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, वो फार्मूला यूज होगा। अब एल रेशो एम क्या है, L2 है, M3 है। इसमें से ये x1 y1 ये पॉइंट P हो गया, x1 y1 z1, और ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया, ये Q हो गया, x2 y2 z2। ठीक है, तो वो फार्मूला उसमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपल, और आपके पास आंसर आ जाएगा जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट जो कि इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फार्मूला ज़रा ध्यान से यूज़ करना है। ये क्वेश्चन है इसका लास्ट। अब हमने रेशो फाइंड करनी है जो कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट इसको इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले रेशो फाइंड करनी है, यानी एल रेशो एम फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो रेशो फाइंड करो जो कि ये जो लाइन सेगमेंट है, जो कि जो दो पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के ज्वाइन कर रहा है जिन दो पॉइंट्स को। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स गिवन है पी क्यू। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है।
मैंने ये रेशियो फाइंड करनी है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई डिवाइड कर रहा है उसको, ये रेशियो फाइंड करनी है एल और ये एम, ये एल रेशियो एम फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इसमें चीज़ गिवन है कि जो वो कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। प्लेन जो गिवन है वो एक्स वाई गिवन है। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि जो इसका जेड एक्सिस है, जेड कोऑर्डिनेट है, सॉरी वो जीरो। स्टार्ट में बताया था कि एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि हाइट गिवन नहीं होती। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई जेड पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब क्योंकि प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में क्या होता था, उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता था, क्योंकि अब प्लेन का आ गया, अब स्पेस नहीं रही, अब प्लेन आ गया। तो ये अब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो फॉर एक्स वाई प्लेन करना है। अब मेरे पास जो फार्मूला था इंटरनली, ठीक है, ये जो फार्मूला यूज होता था इंटरनली जो डिवाइड करता था उस लाइन सेगमेंट को, वो क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट निकलता था एल एक्स टू प्लस एल एम एक्स वन डिवाइडेड बाई एल प्लस एम, ठीक है। इसमें एक्स टू की जगह उसने पुट कर दिया 7, ये 7 x2 की जगह उसने वो पुट कर दिया ना 7, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो थे x2 y2 z2 और इसके थे x1 y1 z1। तो यहाँ पे lx2 था, lx2 x2 की जगह 7 पुट कर दिया, प्लस क्या था mx1 की जगह उसने ये 2 पुट कर दिया यहाँ पे। ये बन गया मेरा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या का फार्मूला क्या था, ly2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय l प्लस m, एल वाई वन सॉरी एल वाई टू, एल वाई टू क्या था, ये वाई टू है 1, एल मल्टीप्लाई 1 एल ही आ गया, प्लस एम वाई वन, एम की जगह एम, वाई वन क्या है मेरे पास, वाई वन ये -3, सो -3 एम आ गया। सिमिलरली थर्ड जो कोऑर्डिनेट था उसका फार्मूला क्या था, एल जेड टू प्लस एम जेड वन, एल इंटू जेड टू क्या था 3, सो 3 एल प्लस एम जेड वन, एम इंटू जेड वन क्या है, जेड वन 5 है, 5 है डिवाइड बाई। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन, अब इससे मैं एल रेशियो एम कैसे फाइंड कर सकता हूँ। क्वेश्चन में देखो गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट है वो इन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब ये कि एक्स वाई प्लेन में जो जेड कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट गिवन है उसके मुताबिक ये जो जेड कोऑर्डिनेट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली जीरो होगा। तो यहाँ से ये इक्वल टू जीरो पुट किया, सो 3l प्लस 5m, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये सारा फैक्टर जीरो हो गया, 3l इज इक्वल टू -5m, 3l इज इक्वल टू -5m हो गया। l रेशियो m निकालनी थी, l m इस साइड पे आ गया, l डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू -5/3। अब ये माइनस इग्नोर कर दो, इग्नोर इसलिए कर दो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L रेशो M जो निकालनी थी, ये जो एक्स वाई प्लेन है वो गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है किस रेशो में, 5:3, ये आ गया 5:3, ठीक है। सो द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द गिवन पॉइंट्स, द जॉइन ऑफ गिवन पॉइंट्स इन द रेशो 5:3। तो L डिवाइडेड M मेरे पास क्या आ गया, 5/3, यही फाइंड करना था, ठीक है। सो L बाय M इज इक्वल टू -5/3 है, और माइनस जो है वो ऑब्वियसली हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो 5/3 रेशो आ गई, क्योंकि L बेसिकली क्या था, वो डिस्टेंस था ना, वो जो पॉइंट था, आप बेसिकली जो दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा था, पॉइंट P और Q को R डिवाइड कर रहा था, सो P से R तक का डिस्टेंस और R से Q तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं। सो जो रेशो आई 5:3 आई, L रेशो M ही निकाली थी उसने, वही रेशो मुझसे पूछी थी, तो साथ उसने बता दिया था। अगर यही क्वेश्चन लेट्स सपोज वो कहता कि इट इज डिवाइडेड बाय द एक्स जी प्लेन, तो फिर हम इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। इसी क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन की जगह वो चेंज कर देता कि एक्स जेड प्लेन में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इसको जीरो पुट कर। अगर वो यही कहता कि उसको वो डिवाइड कर रहा है इन वाई जेड प्लेन,
तो फिर मैं वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट करता, फिर इसी क्वेश्चन में मैं ये 0 पुट करता। ठीक है, तो ये चीज़ फ़र्क जहन में रखना। ये था जी आज इस वीक तक का लेक्चर। बाकी जो आगे हमने जो पेंडिंग चीज़ें हैं 3D ज्योमेट्री की, वो नेक्स्ट वीक हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करें। इसमें कोई भी क्वेरी वगैरह हो, feel free to ask. You can contact me personally on my WhatsApp.